सीता और गीता दोनों बहनें एक ही मदरसे में पढ़ती थीं। कई बार कुछ बच्चे मदरसा खत्म होने के बाद भी मदरसे में खेलते रहते थे। मदरसे के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत सारी खेलने की चीजें थीं। एक दिन सीता और गीता उस पार्क में खेल रही थीं। मैंने तुम्हें झूले पर बैठने दिया, अब मेरी बारी है। नहीं, तुमने कल मुझे नहीं बैठने दिया था, तो आज मेरी बारी है। तुम हमेशा यही कहती हो। मैं जा रही हूँ घर। ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। सीता और गीता झूले के सामने बातें कर रही थीं कि अचानक से वो देखते हैं कि एक औरत आकर उनके सामने वाले झूले पर बैठ जाती है। दोनों चौंक जाती हैं कि यकायक ये औरत कहाँ से आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों खामोश क्यों हो गई? जी कुछ नहीं। आप कौन हैं? अचानक से कैसे यहाँ आ गई? मैं इस मदरसे की केयर टेकर हूँ। मुझे पहले कभी देखा नहीं है क्या? जी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा आपको पहले यहाँ पर। आज देख लिया ना। तुम घर जा रही थी ना? जाओ, मैं खेलूंगी तुम्हारी बहन के साथ। नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। सीता और गीता वहाँ से डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों मदरसा आते हैं और क्लास में सभी खौफजदा हैं। क्या हुआ सबको? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? कल सुनील की मौत हो गई। क्या? कैसे? कल शाम को ही तो वो हमको पार्क में दिखा था। मालूम नहीं कैसे, पर आज सुबह सभी को पता चल गया। सीता और गीता एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। टिफिन ब्रेक में भी दोनों बहनें उदास थीं। क्लास खाली था और तभी पार्क की केयरटेकर फिर से उन्हें क्लास के बाहर चलते हुए दिखती है। ये केयरटेकर आंटी कितनी डरावनी है। हाँ वही तो, कैसे बिना पलक झपकाए बातें करती हैं और उनकी आवाज भी अजीब है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा उन्हें स्कूल में। उस शाम में सीता और गीता स्कूल के पार्क में खेल रही थीं और उन्होंने देखा कि वो डरावनी केयरटेकर एक छोटे से बच्चे के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा है वो आज हमारे पास नहीं आई, मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। दूसरी सुबह दोनों बहनें मदरसा आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने पार्क में खेलते हुए देखा था वो भी मर चुका है। हमने सुनील को पार्क में देखा था, वो मर चुका है। हमने जिस बच्चे को पार्क में देखा था वो भी मर चुका है। क्या इस पार्क में कुछ है जो इन लोगों को मार रहा है? वो डरावनी औरत दोनों की मौत के वक्त वो डरावनी वक्त वहाँ मौजूद थी। हमें प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसके बारे में। सीता और गीता भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाती हैं और सारी बात बयां करती हैं। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई। चुड़ैल? क्या बात कर रही हैं आप मैम? बच्चों, वो केयरटेकर असलियत में एक चुड़ैल है। वो बहुत साल पहले स्कूल में काम करती थी। वो 7 महीने के पेट से थी, फिर भी वो स्कूल में काम करने आती थी क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था और घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं देता था। एक रोज पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए वो गिर गई। अस्पताल जाके पता चला कि उसका बच्चा नहीं बचा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी उसी दिन मर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा बीच बीच में पार्क में घूमती रहती है। मैम, हमें लगता है कि सुनील और उसके बच्चे की मौत उसी की वजह से हुई है। हाँ, वो अपने शिकार को पार्क में अकेला देख उसे अपने वश में कर लेती है। वो चुड़ैल उस शिकार के साथ थोड़ा वक्त बिताती है और उसकी जान ले लेती है। कभी उनका गला घोट देती है या कभी उन्हें वश में करके बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। तो मैम, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है। वो जब किसी बच्चे को अपने वश में करती है तो वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और जैसे ही वो कमजोर पड़े हम उसे खत्म कर सकते हैं, पर इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हम करेंगे। पर बच्चों, हम ये करेंगे कैसे? सीता और गीता स्कूल के पार्क में शहर तक खेलते रहते हैं। प्रिंसिपल पेड़ के पीछे छिपकर दोनों को देख रही थी। वो चुड़ैल आ क्यों नहीं रही है? आती ही होगी, तुम बस जल्दी से उसे पकड़ लेना और मार देना। हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में वो औरत आती है। उसको आता देख सीता वहाँ से निकल जाती है। गीता अकेले झूले पर बैठती है और वो औरत उसके पास आ जाती है। आज अकेले बैठी हो? हाँ, मेरी बहन घर चली गई। अच्छा हुआ, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वो औरत अचानक से गीता का हाथ पकड़ लेती है। उस औरत का पूरा शरीर अब बहुत अजीब हो गया था। उसके पैर उल्टी तरफ मुड़ गए और उसके बाल भी हवा में बिखर गए। उसकी आंखें सफेद हो गईं।
और उसे देखते हुए गीता पूरी तरह से उस चुड़ैल के बस में हो गई थी। अब तू मेरे साथ खेलेगी। उधर सीता और प्रिंसिपल दोनों पेड़ के पीछे से देख रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि चुड़ैल को अब कैसे मारा जाए। आजा लड़की, मैं तुझे झूला झुलाती हूँ। चुड़ैल गीता को झूले में बिठाकर पीछे से झूला हिलाने लगी। एक दो बार ऐसा करके चुड़ैल ने गीता का गला दबाना शुरू कर दिया। मैम, ये तो गीता को मार डालेगी। चलिए चलते हैं, हमें कुछ करना होगा। पर सीता, वो हमें देख लेगी तो हम भी मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम, ये डरने का वक्त नहीं है। हमने और देर की तो वो उसका कत्ल कर देगी। प्रिंसिपल डर के मारे हिल नहीं पाती। सीता अपना सारा साहस जमा करते हुए चुड़ैल के पीछे से उसे पकड़ लेती है। ए छोटी बच्ची, तू मारेगी मुझे? आज तो तुम दोनों बहनों को खत्म कर दूंगी। सीता ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उसे भूत के साथ लड़ते देख प्रिंसिपल को भी हिम्मत आती है और वो भागते हुए जाकर चुड़ैल के आगे एक जादुई मंत्र पढ़ती है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। गीता वापस होश में आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में सबको पता चलता है कि सीता और गीता ने चुड़ैल से लड़ाई की और सब उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। काजल के अब्बू रमेश आज घर वापस लौट कर आए तो काजल उनसे मेले में तफरीह करने की जिद करने लगी। अब्बू, आज गांव में बैसाखी के जेरे नजर मेला लगा हुआ है, मुझे मेला घूमने जाना है। काजल बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं। मेला में तफरीह करना चाहती हैं तो तन्हा ही चली जाओ। रात में आप उसे घर के बाहर तन्हा मत भेजिए। कल सुनीता की बेटी पास के मोहल्ले तक गई थी, जहाँ किसी असीबी ताकत ने उसे पकड़ लिया था। उसके परिवार वाले मुश्किल से आमिल वीरबाला के पास लेकर गए थे। वीरबाला ने उसके ऊपर से आसीबी ताकत को उतारा, तब जाकर वो सेहतयाब हुई। फिक्र मत करिए अम्मी, मुझ पर कोई शैतानी ताकत काबिज नहीं हो सकती। जादुई और आसिबी ताकतें उन्हीं को अपना गुलाम बनाती हैं जो जहनी तौर पे कमजोर होती हैं। माशाअल्लाह, हमारी बच्ची जहनी तौर पर कुशादा है। ये लो पैसे पकड़ो और शौक से मेला को तफरीह करो। काजल मेला घूमने के लिए निकल पड़ी और चाट पकौड़ी की लज्जत का लुफ्त उठाने के बाद जब वो झूला झूल रही थी तो मेले के मैदान के पास थोड़ी दूर पर उसे नकाब की एक दुकान दिखाई दी। खौफनाक शक्ल की नकाब पहन के अम्मी को डराऊंगी, यकीनन मजा आएगा। काजल नकाब की दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर एक खौफनाक नकाब पहने एक शख्स बैठा था। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुखौटों की दुकान पे हम आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ आपको हर लिहाज का मुखौटा मिलेगा। हंसने वाला मुखौटा, रोने वाला मुखौटा, खौफ ज़दा करने वाला मुखौटा। काजल को दुकान पर अजीब तरह का खौफ महसूस हो रहा था। मुझे बस एक खौफजदा करने वाला नकाब दे दीजिए। काजल ने नकाब लिए और पैसे देकर वापस चल पड़ी। कुछ दूर चले जाने के बाद काजल ने पलटकर देखा, वहाँ कोई दुकान नहीं थी। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद काजल घर की तरफ लौटने लगी। इस नकाब को पहनकर जब मैं अम्मी के करीब पहुँचूंगी तो अम्मी यकीनन डर के मारे चीख पड़ेंगी। उन्हें महसूस होगा सुनीता की तरह मेरे अंदर भी आसिबी ताकत काजिब हो गई। काजल ने जैसे ही नकाब पहना उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो फौरन रास्ते पर रुक गई और घुटनों के बल बैठ गई और साथ ही हाथ और सर झुकाने लगी। काजल किसी अनजान जुबान में बोल रही थी, पर हैरत की बात ये थी कि सामने कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो रमेश उससे मुखातिब हुआ। आ गई मेरी बेटी, मुखौटा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा बताओ, मेले में क्या क्या खाया और कहाँ तफरीह की? मुझे बकरा चाहिए। क्या? मुझे बकरा चाहिए इसी वक्त। लगता है तुम बकरे का गोश्त खाना चाहती हो। चलो, कल इतवार है, कल मैं अपनी दुकान से बकरे का गोश्त लेता आऊँगा। अभी रात होने की वजह से अली की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए गोश्त नहीं मिल पाएगा। काजल घर के बाहर निकल जाती है। काजल, कहाँ जा रही हो? काजल बकरे का गोश्त बेचने वाले अली के घर गई। उसने अली के आंगन में पहुंचकर बकरों को साथ में लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। अली अपने घर से बाहर निकल आया और उसने काजल को रोका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? काजल ने अली को बुलंदी से उठाकर उसके आंगन की दीवार पर दे मारा और बकरों को झाड़ियों के दरमियान ले गई। अब्बू काजल को तलाशता हुआ अली के घर के पास से गुजर रहा था। तभी अली ने सारी बातों का जिक्र किया। अम्मा, तुम्हारी बेटी में कोई ताकतवर शैतानी रूह दाखिल हो गई है। वो मेरे बकरों को लेकर झाड़ियों की तरफ गई है। शैतानी रूह? अरे क्या बेहुदा बात कर रहे हो? उधर काजल बकरों को हजम करके झाड़ियों से बाहर निकल आई। जब से ये मेले से वापस आई है,
इसने अपना मुखौटा नहीं उतारा है। पहले तो इस नकाब को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ मसला क्या है। रमेश खामोशी से काजल के पीछे गया और उसने फौरन उसका नकाब निकाल दिया। नकाब चेहरे से हटते ही काजल नॉर्मल हो गई। अब्बू, आप और मैं आखिर क्या कर रहे हैं? मैं तो मेले से वापस आ रही थी। मैंने मेले में चाट, पकौड़ी, लजीज पकवान खाए और एक नकाब भी खरीदा जो अभी आपके हाथ में है। इससे मैं अम्मी को खौफजदा करूंगी। अम्मी को कल डराना, अभी घर चलते हैं। उस रात पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। आधी रात को काजल की अम्मी की आंख स्टोर रूम से आने वाले शोर शराबे से खुल गई, जहां से खटर पटर की आवाज आ रही थी। काजल की अम्मी अपने बिस्तर से उठी और स्टोर रूम के पर्दे को हटा दिया। स्टोर रूम के अंदर काजल खड़ी थी और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। अचानक काजल ने कुल्हाड़ी से अपनी अम्मी पर हमला कर दिया। खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून। काजल की अम्मी खौफ खाकर कमरे की ओर भागती है और फौरन काजल के अब्बू को जगाती है। काजल रमेश पर भी कुल्हाड़ी से हमला करती है। काजल बेटी, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते कुल्हाड़ी हटाओ और पुरसुकून हो जाओ। अब्बू के बोलने का काजल पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। काजल की अम्मी और अब्बू घर से निकलकर बाहर की तरफ भागे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हालांकि काजल अंदर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारती रही। मुझे खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून चाहिए मुझे। रमेश फौरन दौड़ते हुए आमिल वीरबाला के पास भागा। रमेश ने आमिल साहिब से जिक्र किया कि जब से काजल ने नकाब पहना है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और मर्दाना आवाज में खून मांग रही है। तुम्हारी बेटी के अंदर मुखौटे के जरिए खून पीने वाले आसेबी ताकतों का दाखिला हो गया है। उस मुखौटे को फौरन ही हमें उसके चेहरे से हटाना होगा। काजल ने फिलहाल आधा दरवाजा तोड़ ही दिया था। रमेश और आमिल खामोशी के साथ दरवाजे के दाईं और बाईं ओर खड़े हो गए। जैसे ही काजल ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, आमिल ने अपनी राख को काजल पर फूंका और रमेश ने उसके चेहरे से नकाब निकालकर फेंक दिया। नकाब के हटते ही काजल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो अपने होशो हवास गवा बैठी। कुछ देर बाद काजल को होश आया। क्या हुआ था अब्बू? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन माशाअल्लाह अब तुम पूरी तरीके से सेहतयाब हो। आमिल उस नकाब को लेकर निकल पड़ा और जाकर उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस नकाब को उसमें दफन कर दिया। अगर ये नकाब किसी के हाथ लगा तो यकीनन अंजाम बहुत बुरा होगा। एक दिन गांव की एक बच्ची जब नदी पार कपड़े धोने जा रही थी तो राह में उसे रेत में वही नकाब दबा मिला।